नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोलाइट क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत उद्यमिता विकास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर दोस्तों फिर से सेशन आ चुका है। और आज के हम सेशन में कुछ और नए टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने उद्यमिता विकास के 2 टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को देखा था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आज हम यहाँ पर 5 टॉपिकों को एक साथ लेकर के आए हैं। मतलब इन 5 टॉपिकों से संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन सब पर आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रहे, जैसा मैंने आपको पिछले वाले सेशन में कहा था, लेक्चर में कहा था कि जिस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम सिर्फ उन्हीं पर डिस्कस करेंगे। जरूरी नहीं है कि सबको भर भर के ला करके मैं आपको दूं, है ना, जरूरी नहीं है ऐसा। जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज के सेशन में छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा लेंथी नहीं होगा। 30 क्वेश्चन के अराउंड समथिंग, जहां तक मुझे पता 30 क्वेश्चन के समथिंग आज की स्लाइड में क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 30 क्वेश्चन जो है आपके इन 5 टॉपिकों को कवर करते हैं। इन 5 टॉपिकों पर ओनली 30 क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आगे बढ़ूं उससे पहले जो नए छात्र हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, हमारे सेशन को पहली बार फॉलो कर रहे हैं, उन्हें बता दूं कि हमारे द्वारा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं बल्कि बीए के सभी ऑलमोस्ट जितने भी विषय हैं वो सभी विषय पूरे विस्तार पूर्वक अर्थात कि पूरे डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे उन सब्जेक्टों को विजिट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। साथ ही साथ में आप उनकी नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप जो है हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे चैनल की डेली जो अपडेट होती है, जो डेली लेक्चर हम अपलोड करते हैं, वो सब आपको उनकी लिंक मिल जाए और नोट्स की लिंक भी आपको ग्रुप में ही मिल जाती है। आइए शुरू करते हैं सेशन को। दोस्तों सिलेबस में इकाई फर्स्ट हमारा आज अभी चल रहा है, इकाई फर्स्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं इसमें इकाई हमारी फर्स्ट जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। और बल्कि एक टॉपिक जो है आपका सेकेंड यूनिट का, ये भी आज के सेशन में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फ्रंट पेज पे ही मैंने आपको इसीलिए टॉपिकों के नाम लिख कर दिए ताकि आप चाहें तो बाद में मैच कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार और आपको याद दिला दूं कि ये सेशन सिर्फ बीए वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए और बीसीए, इन सभी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है। समान रूप से मतलब कि जितना बीए वालों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट जो है इन सब के लिए भी है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन का ये इकाई फर्स्ट प्लस है, मतलब सेकेंड यूनिट का भी एक टॉपिक यहां पर ले लिया गया है। खैर छोड़िए, आपको सीरीज से कंटिन्यू फॉलो करना है इसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जितने भी मैं आपको लगभग 250 से 300 क्वेश्चन इस सीरीज के माध्यम से देने वाला हूं, उन सभी क्वेश्चनों को आपको क्वेश्चन वाइज जो है फॉलो करना है, ठीक है ना। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है उद्यमी के निर्णय में सम्मिलित है। क्वेश्चन कहता उद्यमी के निर्णय में सम्मिलित है। उद्यमी कौन होता है? उद्यमी या साहसी कौन होता है? जो जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, जो कोई नया स्टार्टअप लेकर के आता है, उसे हम उद्यमी या साहसी कहते हैं, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए गए, पूछा गया है कि उद्यमी के निर्णय में इन चारों में से कौन कौन शामिल होते हैं। जैसे ऑप्शन आ कहता है व्यवसाय का प्रकार, व्यवसाय का प्रकार। अब ध्यान रहे, उद्यमी की बात यहां पर हो रही है कि उद्यमी जो निर्णय लेता है तो किस आधार पर वह निर्णय लेता है। व्यवसाय के प्रकार क्या उस सोचेगा, व्यवसाय का आकार सोचेगा, व्यवसाय का स्थान सोचेगा। तो एग्जैक्टली जब भी कोई नया उद्यमी जब स्टार्टअप लेकर के आता है तो उसे व्यवसाय से संबंधित 360 डिग्री एंगल पर सोचना पड़ता है। मतलब उस व्यवसाय को केंद्र में रखकर, बीच में रख करके उसके चारों तरफ की सभी परिस्थितियों के बारे में आकलन करना होता है। उसी के बाद जाकर के वो उस स्टार्टअप को लागू कर सकता है, चला सकता है ना, स्टार्ट कर सकता है। क्लियर है? इसलिए इसका राइट ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अगला प्रश्न है, एकदम नवीनतम विचार को ही क्या कहा जाता है? नवीनतम विचार जो होता है, अब देखिए स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि पहले से कोई बिजनेस या कोई कंपनी चल रही है और उसी पर आधारित होकर या उसको कॉपी करके और फिर से कोई नई कंपनी खड़ी कर दी गई है स्टार्टअप के रूप में, तो उसे हम स्टार्टअप नहीं कहेंगे, बल्कि स्टार्टअप तो वो होगा जो नए विचारों के साथ आएगा, ठीक है ना। नए विचारों के साथ आने वाली कंपनी को ही हम क्या कहेंगे? स्टार्टअप कहेंगे। इसलिए कहा गया कि एकदम नवीनतम विचार को ही
क्या स्टार्टअप कहा जाता है? ऑप्शन सा इसका सही हो जाएगा। अगला है नए उद्यम की स्थापना की प्रक्रिया में शामिल है। नए उद्यम की मतलब कि नए स्टार्टअप की जब स्थापना होती है तो स्थापना की प्रक्रिया में इनमें से कौन कौन शामिल है? देखिए, पहला ऑप्शन बोलता है अच्छे विचार की खोज। क्या एक नया उद्यम या नया स्टार्टअप लगाने के लिए एक अच्छा विचार होना जरूरी है? ऑप्शन बी कहता है व्यवसाय का निर्माण, व्यवसाय योजना का निर्माण। व्यवसाय योजना का निर्माण मतलब एक प्रॉपर एक प्लानिंग करना उस बिजनेस से संबंधित। ऑप्शन सा कहता है कि पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। तो हमारे एक सामान्य से ज्ञान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किसी भी स्टार्टअप को लाने के लिए इन तीनों बातों का होना बहुत आवश्यक है। आवश्यक है कि नहीं? अच्छे विचार का होना भी जरूरी है, तभी तो उसको आधार, उसको फाउंडेशन बना करके ही तो कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है ना। ठीक है, उसी तरह से व्यवसाय की योजना मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग होना भी जरूरी है, एक प्रॉपर प्लानिंग होना भी जरूरी है, और पर्याप्त पूंजी भी होना जरूरी है, तभी तो कहीं पर स्टार्ट जो है स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। स्टार्टअप की वार्षिक आय करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन है और संभवतः आपको इसके बारे में जानकारी होगी। सो के छोड़ो इसको यार, इसको ओपन कर देते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 या 400 करोड़। तो कोई भी स्टार्टअप मतलब जो पहली बार स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सरकार उसको बहुत सपोर्ट करती है, याद रहे, है ना। लेकिन स्टार्टअप की श्रेणी में वही उद्योग आ पाएंगे जिनकी वार्षिक आय 100 करोड़ से कम है। याद रहे, 100 करोड़ से कम होना चाहिए। ऑप्शन आ इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टार्टअप की शुरुआत के लिए आवश्यक है। तो स्टार्टअप की शुरुआत के लिए क्या आवश्यक है? अद्भुत विचार, नियोजन करना, ठीक है ना, नियोजन करना, व्यवहार्यता, एक व्यवहार्यता भी होना आवश्यक है। तो उपयुक्त सभी सामान्य से बिंदु थे, इस पर कोई ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए ये सभी तीनों विचारों का होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है विश्व के प्रत्येक समाज में महिलाएं वस्तुतः पुरुषों से कार्य करती है। कितना अधिक कार्य करती है, कम करती है, बराबर करती है, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो कहा जा रहा है कि विश्व के प्रत्येक समाज में महिलाएं पुरुषों से अधिक काम करती है, कम करती है, या बराबर करती है। तो सामान्यता अगर देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों से अधिक कार्य करती है, और उनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके समय के कार्य के घंटों का आकलन भी हुआ है, कैलकुलेशन भी हुआ है ना। ऐसे ही हवा में ये बातें नहीं कह दी गई है, बल्कि इसका कैलकुलेशन भी हुआ है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट भी ये दर्शाती है कि विश्व की किसी भी महिला समाज को उठा करके देख लीजिए, पुरुषों से संभवतः वो अधिक समय देती है कार्य को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 7 है महिलाओं के औसत कार्य के घंटे पुरुषों की अपेक्षा लगभग कितने घंटे अधिक होते हैं? ऑप्शन देखिए यहां पर 2000 घंटे। वार्षिक की बात हो रही है, यहां पर औसत कार्य घंटे, औसत निकाला गया है कि औसतन अगर देखा जाए तो कितने घंटे अधिक कार्य करती हैं महिलाएं पुरुषों से? 2000 घंटे, 1200, 10,000 या 3000 घंटे? तो एग्जैक्टली दोस्तों यहां पर 1200 रिपोर्टों की, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के माध्यम से के आधार पर कहें तो 1200 घंटे, औसतन 1200 घंटे महिलाएं पुरुषों से अधिक कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह आम धारणा है कि महिलाओं में निर्णय क्षमता का क्या होता है? अभाव होता है, हास होता है, प्रभाव होता है, या कोई नहीं? तो ये एक आम धारणा है ना, ये आम धारणा है, ये कोई है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही है कि सभी रिपोर्ट में, या कहें कि सभी प्रकार के जितने भी निरीक्षण होते हैं तो उन सब में जो है सबकी रिपोर्ट यही कहती है कि महिलाओं में निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक आम धारणा बना रखी है। प्राचीन युग से लेकर के आधुनिक युग तक ये धारणा अभी तक टूट नहीं पाई है ना। तो आम धारणा क्या बनी हुई है कि महिलाओं में आज भी निर्णय क्षमता का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता विकास हेतु कार्यरत है कुछ संस्थाओं के नाम है यहां पर, जैसे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, महिला आर्थिक विकास निगम, या वामा क्लब। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विभाग है जो महिला उद्यमिता विकास के लिए
कार्य कर रहा है महिला उद्यमिता विकास के लिए, ताकि महिलाएं अधिक से अधिक स्टार्टअप लेकर के आ पाए। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, महिला आर्थिक विकास निगम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, महिलाओं के उद्यमीय विकास के लिए अधिक उपयोगी है। महिलाओं के उद्यमीय विकास के लिए मतलब उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए ज्यादा उपयोगी कौन सा क्षेत्र होगा? निजी क्षेत्र ज्यादा उपयोगी है, सार्वजनिक क्षेत्र ज्यादा उपयोगी है, या सरकारी क्षेत्र ज्यादा उपयोगी है? तो महिलाओं का अगर हम विकास करना चाहते हैं उद्यमिता के क्षेत्र में, तो निजी क्षेत्र में कंपटीशन के कारण वो वहां पर जो है टिक नहीं पाएंगे कहे, है ना, या सार्वजनिक क्षेत्र में अगर वो जाना चाहे तो सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी अधिक लग जाएगी। तो हो संभवतः हो सकता है कि हर महिला जो है सार्वजनिक क्षेत्र में जाकर के अपना स्टार्टअप जो है स्थापित ना कर पाए। इसलिए सरकारी जो क्षेत्र होता है, सरकारी क्षेत्र महिला उद्यमी के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता है। ऑप्शन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है परियोजना तैयार मतलब रिपोर्ट की जो बात करें, रिपोर्ट तैयार की जाती है तो किसके आधार पर की जाती है, मतलब किसके द्वारा की जाती है? जो एक स्टार्टअप की योजना तैयार होती है ना, उद्यमिता की जो योजना तैयार होती है, जो रिपोर्ट तैयार होती है, प्रॉपर प्लानिंग, वो किसके द्वारा होती है? प्रवर्तकों के द्वारा होती है, प्रबंधकों के द्वारा होती है, या उद्यमी के द्वारा होती है? तो एग्जैक्टली ये रिपोर्ट या कहें कि ये परियोजना, ये तीनों की ही हेल्प इसमें आवश्यक होती है, तीनों की ही हेल्प जरूरी होती है। ठीक है ना, इसलिए इसका ऑप्शन द एकदम सही हो जाएगा इन सभी के द्वारा। प्रश्न नंबर 12 है, परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन क्या कहलाता है? जब परियोजना तैयार की जाती है तो उस पर जो धन खर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्या खर्च कहेंगे, मतलब व्यय? ऑप्शन ए देखिए, विनियोजन कहेंगे, विनियोजन, या व्यय कहेंगे, या अपव्यय कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो परियोजना पर जो धन परियोजना तैयार करने पर जो धन खर्च किया जाता है उसे हम खर्च या बर्बादी नहीं कहेंगे, बल्कि ऑप्शन आ को देखिए, विनियोजन इसको हम कहेंगे। ठीक है, एक निवेश इसको हम कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, परियोजना प्रपत्र के मूल तत्व, प्रपत्र के, है ना, परियोजना तैयार करने में उसका जो प्रपत्र तैयार किया जाता है उसके मूल तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? तो प्रस्तावित उत्पाद, अनुमानित स्थायी लागतें, कार्यशील पूंजी का अनुमान। तो एग्जैक्टली जब भी परियोजना तैयार की जाती है तो उसके जो मूल तत्व है उन परियोजना, या देखिए कोई भी प्लानिंग होती है तो क्या बात होगी उसमें? प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, है ना? तो प्रोडक्ट जो भी होगा तो उसका उत्पादन कितना हम संभवतः कर सकते हैं, वो सारा कैलकुलेशन होगा। रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स तक का, इवन फिनिश गुड्स को भी मार्केट में बेचने तक का जो है पूरी प्लानिंग होगी परियोजना में, उस प्लानिंग में। ठीक है, उसके बाद में स्थायी लागतें कि उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें कितनी स्थायी लागत लगानी है। स्थायी लागत मतलब समझते हैं ना, जिसे मशीनरी को परचेस कर लिया, अब मशीनरी चूंकि क्या स्थायी लागत होती है, एक बार खर्च हो जाती है, बार बार खर्च नहीं होती है। ठीक है, तो उसका भी अनुमान लगाया जाता है कि इतने प्रोडक्ट को हमें बनाने के लिए कितने स्थायी लागतों की आवश्यकता होगी, कितनी मशीनरी की आवश्यकता होगी, कितने लैंड की आवश्यकता होगी, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, ये सब स्थायी लागतों में जाती है। इसके अलावा कार्यशील पूंजी का अनुमान भी इसमें लगाया जाता है। कार्यशील पूंजी कौन सी होती है? कार्यशील पूंजी जैसे कि जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो कार्यशील पूंजी मतलब ये कि आज आपने लगाई और कुछ ही समय में वापस वो आपको मिल जाती है। ठीक है ना, उसे हम कार्यशील पूंजी के रूप में जानते हैं। तो परियोजना तैयार करने में इसके तीनों ही मूल तत्व है, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है एक रिपोर्ट तैयार करने में, या कहें कि योजना तैयार करने में। ठीक है ना, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक विचार होते हैं, व्यावसायिक विचार कौन से होते हैं? नए व्यवसाय की स्थापना संबंधी जो विचार होते हैं, ऑप्शन ए कहता है कि नए व्यवसाय की स्थापना संबंधी जो विचार होते हैं उन्हीं को हम व्यावसायिक विचार कहते हैं। ऑप्शन बी कहता है विपणन, विपणन का मतलब समझते हैं ना आप लोग, मार्केटिंग है ना, तो मार्केटिंग संबंधी जो विचार होते हैं क्या उनको व्यावसायिक विचार कहेंगे, या रोजगार संबंधी विचारों को हम व्यावसायिक विचार कहेंगे, या प्रबंध संबंधी? तो दोस्तों ना प्रबंध संबंधी, ना विपणन और ना ही रोजगार, बल्कि हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं। तो व्यावसायिक जो विचार होते हैं वो होते हैं नए व्यवसाय की स्थापना से संबंधित विचार। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ऑप्शन व्यावसायिक विचारों के स्रोत कौन कौन से हैं? जिन व्यावसायिक विचारों की हम बात कर रहे थे, इनके स्रोत कौन कौन से हैं? इनके स्रोत कौन कौन से? ये विचार आते कहां से हैं? वर्तमान उद्यमी के दिमाग की उपज हो सकते हैं, ये ग्राहकों से लिया गया फीडबैक भी हो सकता है, वितरण श्रृंखला भी हो सकती है कि जो उसने अभी तक फीडबैक लेकर के जो भी नॉलेज कमाया है, या मार्केट में प्रोडक्ट उतार करके, या मार्केट में घूम घूम करके जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है उद्यमी ने, ठीक है। तो ये सब के सब जो है व्यावसायिक विचार के स्रोत हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन इसका दा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा उद्यमी के मन की स्थिति है। कौन सी स्थिति है? लक्ष्य प्राप्ति की। कोई भी उद्यमी जब स्टार्टअप लेकर के आता है तो वो क्या सोचकर आता है? अरे भाई, एक लक्ष्य लेकर के आता है ना, और उसकी पूर्ति के लिए वो हर संभव कार्य करता है। तो वो लक्ष्य प्राप्ति का की जो विचार होता है, जो सोच होती है, वो उद्यमी की कौन सी स्थिति होती है? मन की। बाहरी स्थिति होती है, आंतरिक होती है, या काल्पनिक होती है? तो एग्जैक्टली आंतरिक स्थिति होगी ना, ठीक है। उद्यमी के मन की आंतरिक स्थिति होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन। अब ध्यान से सुनिएगा इसको। सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन आकस्मिक व्यवस्था का हल ढूंढने में कैसा साबित होगा? कैसा साबित होगा? जब स्टार्टअप में या जब कोई व्यापार व्यवसाय करते समय कभी आकस्मिक अवस्था आन पड़ती है, ठीक है, तो उस समय में बेहतर विकल्पों को चुनकर के उसके आधार पर कार्य करना एक चैलेंजेबल कार्य हो जाता है हर एक उद्यमी के लिए। तो अगर उस उद्यमी में अच्छे विकल्पों को चुनने की योग्यता है, तो वह योग्यता उसकी एक उल्टे समय में, अर्थात कि आकस्मिक समय में किस प्रकार की साबित होगी? क्या मददगार साबित होगी, या प्रतिस्पर्धी साबित होगी, क्षतिपूरक साबित होगी? तो मददगार, ठीक है ना, मददगार। अगर उस उद्यमी में सर्वश्रेष्ठ विकल्पों को चुनने की योग्यता है, तो वह जो विपरीत समय होगा उस समय में भी वह अच्छे ऑप्शन चुन करके उस विपरीत समय से बाहर निकल पाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उद्यमी के संगठनात्मक जीवन का एक अंग होता है। कौन सा? फालतू का अंग होता है, महत्वपूर्ण, या फिर अवांछनीय? तो महत्वपूर्ण अंग होता है। सृजनात्मकता, ठीक है ना, सृजनात्मकता। अरे भाई, अगर किसी उद्यमी में सृजनात्मकता नहीं होगी तो वो स्टार्टअप बताइए ना कैसे लेकर आ सकता है? स्टार्टअप लाने के लिए ही उसमें पहली योग्यता तो यही चाहिए, सृजनात्मकता। क्योंकि स्टार्टअप की पहली शर्त ही यही है कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नए प्लान पर आधारित कोई भी व्यवसाय होना चाहिए, कोई व्यापार होना चाहिए। उसी को तो यहां पर स्टार्टअप कहेंगे। तो वो कहां से आएगा वो विचार? जब तक वो विचार या उसका मन जो है, या वो स्वयं उद्यमी सृजनात्मक नहीं होगा, तब तक वो इस प्रकार का स्टार्टअप ला ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो सृजनात्मकता उद्यमी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, सृजनात्मकता गतिशील वातावरण में किसे संभव बनाती है? अगर सृजनात्मकता है तो अभी हमने कहा ना, सर्वोत्तम, ठीक है ना, सर्वोत्तम वातावरण को या सर्वोत्तम परिस्थितियों को उद्यमी के सामने ला करके खड़ा कर देगी सृजनात्मकता, याद रहे, ठीक है। अगला प्रश्न है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू। परियोजना मूल्यांकन के पहलू, रिपोर्ट इवैल्यूएशन, इसको इंग्लिश में कहेंगे। परियोजना मतलब कि रिपोर्ट, ठीक है ना। मूल्यांकन को क्या बोलते हैं? इवैल्यूएट करना, तो इसको कहेंगे इवैल्यूएशन, ठीक है। परियोजना इवैल्यूएशन के पहलू कौन कौन से हैं? परियोजना मूल्यांकन के पहलू कौन कौन से? तो तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, ये सभी। तो एग्जैक्टली ये सभी। किसी भी परियोजना का हमें जब मूल्यांकन करना होता है तो हमें वहां पर उसकी तकनीकी, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी का भी मूल्यांकन करना होगा। साथ ही साथ में फिनेंशियल कंडीशन क्या है उसकी, उसका भी मूल्यांकन करना होगा, और मैनेजमेंट का भी मूल्यांकन करना होगा। तभी कहीं जाकर के हम कंप्लीट परियोजना का मूल्यांकन कर पाएंगे। इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द एकदम सही हो जाएगा। बात समझ आ रही ना। प्रश्न नंबर 21 है, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है। परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है, ध्यान दीजिए किसकी? किसी भी परियोजना को, किसी रिपोर्ट को पहचानने में किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की आवश्यकता होगी, या मस्तिष्क के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो आप सभी ये कह सकते हैं कि सर ऑप्शन सा को करेक्ट मार दीजिए, उपरोक्त दोनों, मतलब कि अनुभव भी आवश्यक है और मस्तिष्क का उपयोग भी आवश्यक है किसी भी परियोजना की पहचान करने के लिए।
तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 है, परियोजना प्रतिवेदन इसका सारांश पूछा गया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, तथ्यों का। तो परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, किसका सारांश है? तथ्यों का सारांश है, या सूचनाओं का सारांश है, या फिर विश्लेषण का सारांश है, या फिर ये सभी। तो परियोजना प्रतिवेदन जो है दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथ्यों, सूचना और विश्लेषण, इन तीनों का ही सारांश होता है। जैसा मैंने अभी बताया ना आपको कि एक परियोजना में, एक प्लानिंग में, एक प्रोजेक्ट में उस स्टार्टअप संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां उसमें समाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं है। परियोजना मूल्यांकन के पहलू नहीं पूछा गया है। देखिए, परियोजना मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो इसमें तकनीकी पक्ष होता है, वित्तीय पक्ष भी होता है, किसी भी स्टार्टअप में होता है ना, तकनीकी पक्ष भी होगा। अरे भाई, बिना टेक्नोलॉजी के कोई स्टार्टअप कैसे आएगा? ठीक है ना, वित्तीय पक्ष भी होगा और सामाजिक पक्ष भी होगा, लेकिन मानसिक पक्ष की इसमें आवश्यकता नहीं होती। किसमें? परियोजना में। याद रहे, स्टार्टअप को लागू करने में होती है, स्टार्टअप में मानसिकता की आवश्यकता होती है, लेकिन परियोजना का मूल्यांकन करने में, प्रोजेक्ट का एवोल्यूशन करने में किसी मानसिकता की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिए, मानसिकता की, है ना, कि किसी फलाने मानसिकता का ही व्यक्ति होना आवश्यक है, किसी फलाने दृष्टिकोण को मानने वाला व्यक्ति ही होना आवश्यक है, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो यहां पर किस किस के बारे में, किसका, है ना, परियोजना मूल्यांकन के पहलू कौन कौन हो जाएंगे इसमें? तकनीकी, वित्तीय और सामाजिक। ठीक है, इसलिए यहां पूछा गया है कि पहलू नहीं है, तो कौन सा नहीं है? मानसिकता वाला, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग क्या कहलाएगा? पुरानी मशीन को हटा करके नई मशीन को रिप्लेस किया गया है, उसे हम क्या कहेंगे? विस्तार परियोजना कहेंगे, प्रतिस्थापन परियोजना कहेंगे, सुधार परियोजना कहेंगे, या विविधीकरण परियोजना कहेंगे? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा विस्तार परियोजना। विस्तार परियोजना, ठीक है ना, पुरानी मशीन को हटा करके नई मशीन को लगा देना विस्तार परियोजना कहलाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, विभिन्न उत्पादों के साथ विभिन्न बाजार एवं विभिन्न व्यवसाय करना किस परियोजना में शामिल होता है? तो एग्जैक्टली विविधीकरण योजना जो होगी, विविधीकरण परियोजनाओं में। जो भी स्टार्टअप या जो भी व्यवसाय या जो भी उद्यमी या जो भी उद्यम विविधीकरण की परियोजना चलाता है, विविधीकरण परियोजना का मतलब ही ये होता है कि उसका कोई एक उत्पाद डिसाइड नहीं होता है, उसके कई सारे उत्पाद हो सकते हैं, उसके कई सारे बाजार हो सकते हैं, उसके कई प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं। ठीक है ना, जो मल्टीपल प्रोडक्ट बेस पर काम करता है। इसीलिए यहां पूछा भी यही गया कि विभिन्न उत्पादों के साथ में, अलग अलग प्रोडक्टों के साथ में, विभिन्न बाजारों में, अलग अलग बाजारों में विभिन्न व्यवसाय करना, अलग अलग व्यवसाय करना किस परियोजना में शामिल होता है? तो विविधीकरण परियोजना में शामिल होता है। ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रय पर लाभ दर पूंजी प्रत्यक्ष दर एवं सम विच्छेद बिंदु दर्शाते हैं। अरे आपने प्रोडक्ट बनाया, उसको बेच दिया, या कुछ और सर्विस दी आपने, उस पर आपने बेनिफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो ये क्या दर्शाएगा? आपका सामाजिक पहलू को दर्शाता है, वित्तीय पहलू को दर्शाता है, दोनों पहलू को, इनमें से कोई नहीं। तो यार देखिए ना, जब आपने स्टार्टअप में या किसी भी बिजनेस में पैसा कमाया है, तो पैसा आपके सामाजिक पहलू को दर्शाएगा क्या? अरे नहीं, आपके वित्तीय पहलू को दर्शाएगा, आपके व्यापार के, आपके उद्यम के वित्तीय पहलू को वो स्पष्ट करता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, ये सभी, तो एग्जैक्टली ये सभी, ऑप्शन द हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 27 क्वेश्चन थे दोस्तों इस स्लाइड में, ओनली 27 क्वेश्चन थे। वाह, चल गया। चलिए, खैर कल लेक्चर में इसी टाइम पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर 1 और 2 हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे परियोजना प्रस्तुत करना और नियामक संस्थाओं की भूमिका। तो ये दो टॉपिकों पर कल हम सेशन लेकर के आएंगे। दो टॉपिकों से संबंधित जितने एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन पर हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों आज बस इतना ही, कल के सेशन में मिलेंगे
और हाँ, अभी 9 बजे वाला सेशन भी लेकर के आना है आप लोगों को, कल नहीं दे पाए थे, लेकिन आज सेशन जरूर होगा 9 बजे वाला, और आप सभी लोग अटेंड करें उसको। ओके, चलिए, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, जिससे आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमारे क्लासेस की डेली जो अपडेट होती है, जो डेली हमारे क्लासेस होती है ना, लेक्चर होते हैं, उनकी लिंक आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाती है, और आप जब चाहे तब उस लिंक पर क्लिक करके और अपने सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको नोट्स की लिंक भी आपको वहीं देखने को मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।